सॉरी गाइस, दूसरा वीडियो इतना लेट लाने के लिए जो मेरा कावासाकी ओनरशिप रिव्यू चल रहा है, जिसका मैंने फर्स्ट वीडियो कुछ दिन पहले ऑलमोस्ट अ वीक हो गया जो निकाला था। थोड़ा ऑफिस में यार बहुत काम है, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पा रहा हूँ, पर एनीवे निकालना तो था ही। सो हियर इट इज टुडे। सो टुडे लेट्स कम टू द पॉइंट स्ट्रेट। सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स। लाइक फर्स्ट आई विल बी सेइंग कि जो मैं सोच रहा था कि किस बारे में आज मैं बनाऊं, कि दैट वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हाउ द बाइक परफॉर्म्स, हाउ on the highways when you ride it, like how it's like the handling of the bike, but how comfortable you are, how confidence it gives you when you ride on highways or on the mountains, you know, that handling part, how it does. So I tell you guys, on highways, when I went to the Delhi to Goa ride, on highways it was like amazing man. मतलब I think जो उसका बेस्ट निकल के आता है ना, वो हाईवेज पे ही आता है, जो स्ट्रेट रोड्स होती हैं when you are riding at excess of 100 kilometers per hour speeds. It's like planted on the road man. मतलब वो हिलती भी नहीं है, doesn't goes left, doesn't goes right, it goes exactly where you want it to go. It doesn't takes his own sudden movements or something. It's so planted, so you feel so confident. मतलब जब आप, जैसे मैं इससे पहले ZMR चलाता था या और भी जैसे मैंने कोई बाइक चलाई है, एक स्पीड के बाद ना जैसे एक विंड प्रेशर आता था या कुछ भी, मतलब कभी कभी ऐसा लगता था ना कि बाइक आपके कंट्रोल में है या नहीं है, मतलब एक वो फीलिंग सी आ जाती थी थोड़ी सी हाई स्पीड्स पे। पर इसमें बॉस, यू आर द किंग, मतलब आपके पूरे कंट्रोल में रहती है। यू फील सो कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर राइडिंग इट ऑन हाईवेज एट गुड स्पीड्स, इवन ऑन माउंटेन्स। अगर आप माउंटेन्स पे भी हो, गुड रोड्स है और आप ऐसे बेंड करके इंक्लाइन करके आप अपना चल रहे हो, एक अच्छी स्पीड मेंटेन कर रहे हो, इट परफॉर्म्स ब्रिलियंटली। मतलब इसका जो लेट्स कम लिटिल डिटेल की, इसके जो सस्पेंशन है, इसका जो फ्रंट है और जो रियर है, बोथ आर एडजस्टेबल। जो फ्रंट सस्पेंशन है वो प्री लोड के लिए भी एडजस्ट कर सकते हो और रीबाउंड के लिए भी एडजस्ट कर सकते हो, जबकि जो पीछे वाला रियर शॉकर है दैट यू कैन ओनली एडजस्ट फॉर द प्री लोड। Okay, let's go in more details. What is preload and rebound I'm talking about here? जनरली क्या होता है कि जो बाइक्स होती है उसमें ये सेटिंग्स अवेलेबल नहीं होती है, पर कावासाकी वर्सेस कावासाकी निंजा में भी नहीं है। कावासाकी जो निंजा में है उसमें आई थिंक जो पीछे है वो आप प्रीलोड एडजस्ट कर सकते हो, पर फ्रंट में नहीं। इसमें क्या है कि बेसिकली प्रीलोड और रिबाउंड होता क्या है कि जैसे अगर आप जब बाइक चला रहे हो तो शॉकर जो नीचे दबता है, वो जिस स्पीड से दबता है या जिस प्रेशर से दबता है, वो है आपकी प्रीलोड सेटिंग्स, कि आपने उस पर आपकी बाइक में पहले से क्या लोड ऑलरेडी सेट है, उस लोड के हिसाब से वो उसको कहते हैं प्री लोड सेटिंग्स, की कितनी स्पीड से वो दबेगा। और रिबाउंड होता है कि वो शॉकर कितनी स्पीड से वापस आ रहा है, मतलब रिबाउंड होके मतलब कि आपने दबाया और फिर वो वापस आता है, तो वो जो वापस आने की स्पीड है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो इसमें फ्रंट सस्पेंशन में। जो रियर है उसमें आप रिबाउंड नहीं सेट कर सकते हो, पर प्रीलोड सेट कर सकते हो। तो अगर मैं सिर्फ रियर की बात करूं तो उसमें क्या है कि आप जब मैं बहुत हैवी और बहुत लगेज लेके चलता हूँ और अच्छी रोड्स पे होता हूँ, तो जो पीछे वाली सेटिंग वो थोड़ी हार्ड पे रहनी चाहिए, हार्ड और सॉफ्ट होती है, हार्ड पे रहनी चाहिए। बिकॉज अगर आप सॉफ्ट पे कर दोगे ना, तो जो शॉकर है, जो आपकी सीट है, वो बहुत ऐसे ऐसे झूलेगी, और एक हाई स्पीड्स पे जब आप चल रहे हो तो यू डोंट वांट बाइक टू इस तरह से मतलब करे, तो आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाओगे बाइक को लेकर। तो इट हैज टू बी लिटिल ऑन द हार्डर साइड, जिसमें वो धीरे से दबे, मतलब ऐसा नहीं है कि हल्का सा भी एक बम्प आया तो पूरा ऐसे झूल झूल के चल रही है, तो इट शुड बी ऑन द हार्डर साइड। उसके बाद अगर आप कच्चे रोड पे जा रहे हो और खराब रोड्स पे हो तो आप उसको थोड़ा सॉफ्ट साइड कर सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट रनिंग ऑन हाई स्पीड्स, पर स्लो स्पीड्स पे ही हो और जो झटके हैं वो बहुत लग रहे हैं, तो झटके को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए आपसे थोड़ा सा सॉफ्ट सेटिंग पे कर दोगे तो जो आपके झटके हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे, जो आपकी बैक पे जो लग रहे हैं, तो इट वर्क्स परफेक्टली। तो ये आप उसमें रियर में एडजस्ट कर सकते हो। ओके, व्हेन यू कम टू द फ्रंट, मैंने फ्रंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सेटिंग्स नहीं करी हैं, छेड़ी है, क्योंकि जो फैक्ट्री से आई है दैट वर्क्स परफेक्टली फॉर मी। पर यू कैन चेंज लाइक द प्रीलोड की वो कितनी स्पीड से दबेगा, और आप फ्रंट में रीबाउंड भी सेट कर सकते हो कि जब वो दब जाए तो वो कितनी स्पीड से वापस आए। मतलब थोड़ा सा और डिटेल में अगर आप इसको जाएँ, जो मतलब बहुत माइनर ट्यूनिंग्स करते हैं, तो आप यू कैन ऑन ऑफ रोड्स एंड गुड रोड्स, और ऊपर से जब आप पहाड़ों पे इंक्लाइन करते हो तो उसकी थोड़ी सेटिंग को ट्विक करके ना अपनी राइडिंग को और भी अच्छा कर सकते हो। पर टिल नाउ जो फैक्ट्री सेटिंग है उसमें दे आर डूइंग परफेक्टली फाइन टू मी, और ये कह सकते हो कि मैंने ज़्यादा छेड़ने की कोशिश नहीं करी, इट कुड बी बेटर, बट स्टिल आई एम ऑलरेडी कंफर्टेबल विद इट। तो शायद कभी आगे आने वाले टाइम पे मैं उनकी सेटिंग्स को चेंज करूँ और मैं उसका एक और वीडियो बनाऊँ कि हाउ यू कैन मेक इट अ बेटर
the suspension, how you can make the suspension work better according to your needs. So anyway, ये बात तो हो गई. दूसरी बात जो मैं कहूँगा कि हाई स्पीड्स में क्या होता है, जो विंड प्रोटेक्शन होती है, विंड प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब मैं पहले ZMR चलाता था, अगेन जब कम बैक टू द एग्जांपल ऑफ ZMR, जब मैं ZMR चलाता था तो उसकी जो विंड स्क्रीन थी ना वो नॉर्मली छोटी सी थी, तो जो हवा का प्रेशर होता था ना वो सारा यहाँ चेस्ट पे पड़ के ऐसे जाता था, हेलमेट पड़ता था. उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा एक विंडशील्ड लगवाई. आई गॉट इट फ्रॉम माय फ्रेंड. उसके बाद एक्स्ट्रा विंडशील्ड लगाई और उस विंडशील्ड से क्या होता कि जो एयर का प्रेशर था ना वो मेरे हेलमेट से यहाँ पे ऐसे चला जाता था. By God, I tell you कि how much it makes a difference with a windshield. जो लोग विंडशील्ड के बिना चलते हैं शायद उनको they don't realize कि कितना डिफरेंस आ जाता है. अगर एक प्रॉपर विंडशील्ड हो जो आपकी विंड को आपकी बॉडी पे ना पड़ने दे और हेलमेट पे भी इस तरह से पड़े कि वो बाइफरकेट हो जाए और आपके ऊपर स्ट्रेन ना पड़े, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस व्हेन यू राइड फॉर द फुल डे राइड्स. यू नो, जब पूरे दिन चलते हो वो विंड प्रेशर बहुत फर्क करता है. मतलब बॉडी में ना बहुत स्ट्रेन पड़ता है. और इसमें जो है आपका जो विंडशील्ड है पूरी एडजस्ट कर सकते हो आप. उसकी आप एडजस्टेबल है, मतलब नीचे वाली सेटिंग भी है और ऊपर भी कर सकते हो. यू कैन चेंज इट. इट्स जस्ट टू नॉब्स. बहुत ईजी है. नॉब्स को थोड़ा ढीला करो, ऊपर करो, नॉब्स को टाइट करो. सिंपल एज दैट. जो उसकी लोएस्ट सेटिंग है उससे भी जो मतलब विंड का जो प्रेशर आता है वो मेरे हेलमेट पे यहाँ तक आता है और यहाँ से चला जाता है. उसको हल्का से ऊपर कर देता हूँ तो पूरा विंड से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड इट्स एब्सोल्युटली amazing to ride when there is no wind, you know, coming directly on your body. and क्योंकि वो जो wind पड़ेगी ना उसको आप नेगेट करने के लिए क्या है, वो आपको पीछे धकेल रही है, आप अपनी बॉडी से उसको आगे की तरफ करोगे तो एक कांस्टेंट प्रेशर ऐसे बॉडी पे चलता रहता है. सो फॉर विंड प्रोटेक्शन इट्स अमेजिंग एंड द विंडशील्ड वर्क्स परफेक्टली. तो ये गाइस थोड़ी सी चीज़ें थी जो मेरे को लगता है कि हैंडलिंग के बारे में मैं आपको बताऊं कि जिसमें हैंडलिंग में अगर मैं कुछ कहूँ कि कुछ चीज़ें जो मेरे को ख़राब लगी, ऐसा तो मेरे को हैंडलिंग में और कोई चीज़ में ख़राब नहीं पड़ी. हाँ, विंडशील्ड कहते हैं कि कुछ आफ्टर मार्केट विंडशील्ड आती है. इसमें क्या है कि थोड़ा विंडशील्ड में ना हवा आपके जैसे आप जब ऐसे चला रहे हो तो थोड़ी हवा यहाँ पे पड़ती है इस जगह पे, तो थोड़ी वाइड और उस टाइप की विंडशील्ड आती है, वो आफ्टर मार्केट आती है. सम पीपल हैव पुट इट. मैंने नहीं लगाई बिकॉज आई जनरली स्टे जो कंपनी से ही आती है उसी में आई स्टे, क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी भी है. उसमें क्या होता है कि जो आपकी विंडशील्ड है ना, सम पीपल लाइक्स की विंडशील्ड के थ्रू देख ले. मेरे को वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है. मैंने सीइंग द रोड कि मैं उसको विंडशील्ड के उस फाइबर के थ्रू देखूँ. आई ऑल्सो मतलब मेरे को हमेशा ना विंडशील्ड की जो मेरी पोजीशन है मैं उसके ऊपर से रोड देखता हूँ. जब आप लॉन्ग स्पीड्स में, जब आपको एकदम से पास देखना है तो नेचुरली आप विंडशील्ड से देखोगे, पर आप जब हाई स्पीड्स कर रहे हो उस पर भी अगर फाइबर के थ्रू देखना पड़े, इट डजंट, मतलब आई डोंट, मेरे को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो इस वजह से मैंने उस वजह से वो लगवाई भी नहीं. बट so let's talk about one more thing which gives you confidence and which is very important while you are riding, you know. So that are brakes. So the brakes are, I'll say, very good. It's phenomenal. कोई स्पॉन्जी नहीं है, चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो. रियर में बहुत अच्छी बाइट है. मतलब अक्सर मैंने मतलब जो उधर उधर पढ़ा है कि रियर में हमेशा थोड़ी बाइक से स्पॉन्जी फीलिंग होती है, या मतलब वो ना एक बाइट नहीं होती है. मतलब जब आप प्रेस करते हो ना तो मतलब या तो बहुत हार्ड से प्रेस करो और तब वो जाके ब्रेकिंग सॉलिड होती है, या फिर वो थोड़ी स्पॉन्जी फीलिंग होती है. आप ब्रेक लगाओ तो वो एकदम से ऐसे झटकों से लगता है. पर इसमें ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. जब आप भले ही फ्रंट लगाओ चाहे रियर ब्रेक लगाओ, द ब्रेकिंग इज क्वाइट लीनियर एंड वेरी इफेक्टिव. नो स्पॉन्जी फीलिंग. हाँ, पर ब्रेकिंग में जैसे मैंने, और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मैंने अभी ब्रेक पैड्स चेंज कराए हैं जो मेरा रियर वाला है, और द रियर टाइम ब्रेक पैड्स लास्टेड फॉर मी फॉर लाइक अराउंड 12,000 kilometers. Well, I'll say 11,000 something kilometers it lasted, the rear brakes. And the new brakes, I will be making one more video about all the costing and everything about parts, accessories and other things. So 11,000 के करीब जो ब्रेक पैड्स थे रियर वाले वो चले. अभी फ्रंट वाला जो है वो अभी भी चल रहा है, तो आई होप कि उसमें करीबन 1-2 हज़ार किलोमीटर और है. उसके अलावा इफ़ आई से वन मोर थिंग अबाउट ब्रेक्स, दैट इज़ लाइक कि अभी जब मैं लास्ट लद्दाख वाली ट्रिप पे गया था तो ये पहली बार हुआ था. वॉज वेरी स्केरी. पर मैंने उसके बारे में ग्रुप में भी पूछा कि जब मैं बहुत ज़्यादा, जब मैं पहाड़ से जब उतर रहा था, पासेस से उतर रहा था और रोड बिल्कुल ख़राब थी, तो बहुत हैवी ब्रेकिंग थी फ्रंट की भी और रियर की भी. फ्रंट की में बहुत ज़्यादा, जब ख़राब रोड हो और डिक्लाइन भी हो ऐसे और काफ़ी मतलब शार्प, मतलब एकदम से आपका डिसेंट हो, तो आप एकदम से यू टर्न जब आप मुड़ रहे हो तो आप फ्रंट का भी इतना ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते जितना रियर करते हो. तो बहुत देर यूज़ करने के बाद लाइक फॉर 1 hour, लाइक 45 minutes हैवी ब्रेकिंग. एट वन मोमेंट मैं एक टर्न पे था और पीछे वाला ब्रेक एकदम से फ्री हो गया.
मतलब मैंने पूरा दबाया, देयर वाज नो बाइट नथिंग, इट वाज लाइक ब्रेक फेल हो गए थे रियर के। एंड आई वाज लाइक कंप्लीट शॉक है भाई, ये क्या हो गया। और मैंने उसको दबाया और बड़ी मुश्किल से बाइक को कंट्रोल किया और फ्रंट से और ये करके। उसके बाद मैंने एकदम से रुका, मैंने ब्रेक लीवर नीचे करा और कुछ नहीं था, देयर वाज नो ब्रेक एट ऑल। उसके बाद मैंने फिर धीरे धीरे मैंने कहा नीचे लेके चलता हूँ, फिर थोड़ी देर मैंने उस ब्रेक को हल्का सा ऐसे ऐसे दबाया। उसके बाद अगेन एवरीथिंग वाज देयर, द ब्रेक वाज ऑल ओके। और उसके बाद वो कम्प्लीटली ओके चला फॉर रेस्ट ऑफ द माई जर्नी। फिर आते वक्त 1-2 दिन बाद जब वापस आ रहा था, फिर जब मैं डिसेंड कर रहा था, दिस टाइम इट वॉज ऑन रोहतांग, की सेम चीज़ हुई। फिर मैंने उसके बारे में वापस आया, मैंने फॉरम में डाला, घर पता किया, तो आई थिंक कि जब बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेकिंग्स होती है, बहुत देर तक आप डिस्क ब्रेक्स को यूज़ करते रहो, तो दे गिव अप आफ्टर दे गेट सो मच हीटेड कि उसमें जो बाइट होती है वो खत्म हो जाती है, बिकॉज गेट्स सो मच हीटेड। तो इसका मतलब इसका ये कह सकते हैं कि इसका सोल्यूशन तो ये है कि आप अपने ब्रेकिंग्स को थोड़ा और कंट्रोल करो। जब आप इस तरह से डिसेंड कर रहे हो तो थोड़ा सा पीछे वाले ब्रेक को और आगे वाले ब्रेक को, पर मेरे को लगता नहीं कि मैं इतना ज़्यादा कोई ब्रेक यूज़ करता हूँ एक्स्ट्रॉर्डनरी, पर क्या पता करता भी हूँ तो नेक्स्ट टाइम आई विल बी मोर कॉन्शियस। पर ये एक चीज़ थी जो इस बार मेरे साथ हुई, पर आई डोंट नो कि ये सब बाइक्स में होती है या इसी में ही थी या मैं ज़्यादा ब्रेक लगाता हूँ। आई स्टिल हैव टू फिगर इट आउट। सो नेक्स्ट राइड जब मैं जाऊँगा तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा और आई ट्राई टू बी लिटिल मोर sensible while pressing the rear brakes on these conditions. So let's see उसका क्या होता है, मैं आगे आने वाले किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। Apart from it, brakes are good. And उसके अलावा if I say one more thing, आज मैं डिस्कस करने के लिए कि the clutch is little on the heavier side. It's not one of the most soft. बट इतना हार्ड भी नहीं है, उनसे इतना हार्ड है कि उसको दबाए जा रहे हैं और पूरा हाथों में दर्द हो गया। पर इट्स लिटिल ऑन द हार्डर साइड, यू नो। अगर आप सिटी ट्रैफिक में चलाए जा रहे हो तो यू विल फील कि थोड़ा सा हार्ड है, दैट विल आई से। उसके अलावा इफ आई से कि आई टॉक्ड अबाउट द क्लच, द ब्रेक्स, द एरोडायनामिक्स, द शॉकर्स, द राइड हैंडलिंग, सो दीज थिंग्स आई थिंक आई शेयर्ड ऑन दिस वीडियो, जो मैंने फील करा और जो मेरे साथ हुआ सब चीज़ें। उसके अलावा आई विल से कि दैट वन मोर थिंग आई विल शेयर विद यू ऑन दिस इज क्विकली इज द ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज ऑफ दिस बाइक। सो आई टेल यू कि अभी लास्ट मेरी जो राइड थी उसमें मैंने अच्छा खासा ऑफ रोडिंग करी, मतलब करीबन 100-200-250 किलोमीटर ऑफ रोडिंग थी, बैड रोड्स थी, और द बाइक वॉज ग्रेट। ऑफ रोडिंग इज फन, इज ग्रेट, पर आई विल से कि थोड़ा सा शॉकर के एडजस्टमेंट्स करके आप उसको थोड़ा सा और कंफर्टेबल कर सकते हो। पर अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू आर राइडिंग ऑन स्टैंड अप करके भी अगर आप चला रहे हो तो उसमें भी बहुत अच्छी है, मतलब इट्स स्टेबल इफ़ यू आर डूइंग द स्टैंड अप राइड। पर हाँ, अगर आप स्टैंड अप कर रहे हो तो यू शुड नो कि आपको कैसे करना है। आई एम स्टिल नॉट इन अ पोजीशन कि मैं उसके ऊपर में एक वीडियो बनाऊँ आपको समझाने के लिए कि वो सब कैसे होता है स्टैंड अप और ऑफ रोडिंग पे, बिकॉज आई एम स्टिल डूइंग इट। मैं पहले भी करता था, अभी भी कर रहा हूँ, पर आई हैव टू लर्न लिटिल मोर सो दैट आई कैन एक्सप्लेन टू यू। पर हाँ, अगर आप स्टैंड अप कर रहे हो तो इट्स वेरी कंफर्टेबल, यू कैन डू इट फॉर लॉन्ग एंड इट सेव्स योर बैक बहुत सारे झटकों से। स्टैंड अप बेसिकली अगर जिन लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जब आप अपने फुट पैक्स पे खड़े होके खराब रोड पे और आप खड़े हो जाते हो और आप फिर चलते हो तो क्या होता है कि जो बाइक के झटके लग रहे होते हैं खराब रोड की वजह से, वो आपको बैक पे नहीं आते हैं। तो उसको जो आप कंट्रोल करते हो वो अपने नी और हिप से, जो आपका जो जॉइंट है उसको ऐसे ना, मतलब कि जब आप चल रहे हो, मैं आपको दूर से दिखाता हूँ कि आप कैसे करते हैं। इफ़ यू कैन सी कि मतलब आपने ऐसे फोल्ड किया और आपने ऐसे पकड़ रखा है, तो आपका जो ये वाला मूवमेंट है नी वाला, ये बेसिकली सारे जर्क्स को ले रहा होता है इस टाइप का। तो ये आपको एक आर्ट है, जो आप करोगे तो आपको मोर उसको इंटरेस्टिंगली कर सकते हो कि जब आप झटके लग रहे हो तो आपने नीज का जो मूवमेंट है वो अपनी बाइक के हिसाब से उसको थोड़ा सा एडजस्ट करो, तो यू कैन बहुत ईजी हो जाता है, मतलब खराब रोडों पे। और मतलब सो ऑफ रोडिंग इज ग्रेट, पर जो इसका टायर जो कंपनी से आता है इट्स नॉट अ रियली ऑफ रोडर टायर, बट अगर आप इसमें ऑफ रोडिंग टायर लगा सकते हो, जैसे दिस टाइम आई एम प्लानिंग टू, क्योंकि अभी मेरे द टाइम हैज़ कम फॉर द चेंज माई टायर ऑल्सो। सो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वाला टायर जिसमें वो बटन टायर्स होते हैं, थोड़े बड़े बड़े उसमें ग्रूव्स होते हैं, तो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग में फ़ायदा हो जाता है। पर जैसे ये बाइक थोड़ी सी कभी कभी आप कह सकते हो, क्योंकि स्ट्रीट टायर्स थे आपके, नॉर्मल हाईवे वाले टायर्स थे, तो कहीं स्किड होती है, या स्किड तो नहीं होती, मतलब ABS किक्स इन लॉट ऑफ टाइम्स एंड यू जस्ट, मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि जितना आई थिंक कि ऑफ रोडिंग के प्रॉपर टायर्स लगा के आप करोगे। तो वो एक चीज़ है, वो आप कभी भी चेंज कर सकते हो इन गेट टू नो ऑफ रोडिंग टायर्स, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बट आई स्टिल से कि ऑफ रोडिंग टायर नहीं करता है, ऑफ रोडिंग आप करते हो। ये नहीं कि आपने टायर लगा लिया ऑफ रोडिंग और नीचे बैच प्लेट लगा ली और आपने थोड़ी सी ऑफ रोडिंग के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें कर ली तो आपको बाइक ऑफ रोडिंग करने लगेगी। एट द एंड ऑफ रोडिंग तो आप ही को करनी है, यू शुड हैव दो स्किल्स टू डू ऑफ रोडिंग। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ
कुछ चीज़ें चेंज करी, ऑफ रोडिंग मशीन बन गई। ऑफ रोडिंग करने के लिए भी एक टेक्निक है, एक आर्ट है, विच इज़ नॉट, आई विल से कि ईजी। यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू डू इट रिपीटेडली, कीप डूइंग इट टू मास्टर इट। बाकी कुछ वीडियोस भी हैं जहाँ पे आप लर्न कर सकते हो कि ऑफ रोडिंग पे कैसे करनी चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आई एम नॉट स्टिल इन द बेस्ट पोजिशन कि मैं इस बारे में वीडियो बनाऊँ, सो आई एम नॉट मेकिंग इट बिकॉज आई एम ऑल्सो ऑन द लर्निंग फेज एंड so these are the things. Off-roading capabilities, it's good. Change to the button tires, it will be more better, and at the end you have to learn also कि off-roading कैसे करनी है, off-roading करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा बाइक की हैंडलिंग, एरोडायनामिक्स, क्लच, ब्रेकिंग, शॉकर्स. So I covered all those things, so I hope it helped you, and so that's all for today guys, and keep watching FalconRiders. I'll coming up with the next part of this ownership review of Kawasaki Versys. Till then, enjoy, do whatever you want to do guys, man. Enjoy, have fun.